नमस्कार साथियों, मैं धर्मराज आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हम जो देख रहे थे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उसका आज ये अगला कड़ी है, जिसमें कि केंद्र सरकार को हम देख रहे थे, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखा। आज जो है हम प्रधानमंत्री, संसद और उच्चतम न्यायालय को देखकर इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। फिर अगले वीडियो में राज्य सरकार की ओर गमन करेंगे। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री से कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जिसको आपको याद रखना ही रखना है, जिसमें कि 74 है, 75 है, 77, 78। तो 74 क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना। तो इसमें आप मंत्रिपरिषद याद रख लेंगे तो भी काम आपका हो जाएगा। मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श। तो आपको सिर्फ मंत्रिपरिषद याद रख लेना, इतना वर्ड आपको आ जाएगा उस वक्त दिमाग में। अगला है 75। 75 में क्या है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। तो क्या है, मंत्रियों के बारे में उपबंध। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। इसी जगह ब्रैकेट में लिख देंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी इसी अनुच्छेद में है। अगर कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से रिलेटेड, तो अनुच्छेद 75 या अन्य मंत्रियों का भी अनुच्छेद 75। अब अनुच्छेद 77 क्या है, भारत सरकार द्वारा कार्यों का संचालन। भारत सरकार के कार्यों का संचालन। तो आप इसको याद रखेंगे, भारत सरकार के कार्य ऐसे याद रख लेंगे। इसमें मंत्रियों के बारे में उपबंध। तो इस तरह छोटा छोटा वर्ड आपको याद रखना है, जो कि उस वक्त अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में हिट करना चाहिए। अगला है अनुच्छेद 78, जिसमें क्या कहता है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्य। तो प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्य। तो प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्य से अगर रिलेटेड हो तो वह अनुच्छेद 78। तो अब अगला देखते हैं कि अनुच्छेद 79 जो संसद से रिलेटेड है। यहाँ भारत सरकार से समझ लीजिए कि कार्यपालिका की जो भी कार्य होते हैं वो भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, उसी के यहाँ जिक्र कर रहा है। तो कार्यपालिका के कार्यों का संचालन अगर आ जाए तो वहाँ भी अनुच्छेद 77 ही लिखना है, और भारत सरकार से रिलेटेड अगर आ जाए तो वहाँ भी 77 ही लिखना है। अब देखते हैं अगला 79, जिसमें कि संसद के गठन की बात की गई है। संसद का गठन यानी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सब जो है मिलके संसद का निर्माण करते हैं, जिसमें कि महत्वपूर्ण होता है लोकसभा। तो लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, ये तीन मिलकर संसद का गठन करते हैं। तो इसका जिक्र कहाँ किया गया, 79 में संसद का गठन। अगला है 80 में राज्यसभा का गठन और 81 में लोकसभा का गठन। राज्यसभा का संगठन 81 है, लोकसभा का संगठन। राज्यसभा 80, लोकसभा 81। अब अनुच्छेद 82 क्या है, कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन। प्रत्येक जनगणना
के बाद पुनर्समायोजन। मतलब कहता है कि परिसीमन आयोग द्वारा हर बार जो जनगणना होगी, यानी प्रत्येक 10 साल बाद जो जनगणना होती है, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सीटों का जो है उसका पुनः समायोजन करे, मतलब फिर से निर्धारित करे कि हो सकता है जनसंख्या बढ़ने के बाद अगर कहीं प्रतिनिधि की संख्या ज़्यादा लगता है तो उसको बढ़ाया जाए। तो इसकी बात करता है अनुच्छेद 83 में क्या है, संसद के सदनों की अवधि। संसद के सदनों की अवधि। तो संसद के सदनों की अवधि ऐसे याद रख लेंगे, संसद की अवधि। ठीक है। अब अगला है अनुच्छेद 84, जिसमें क्या कहा गया है, संसद सदस्य की योग्यता। तो संसद सदस्य की योग्यता की बात करता है। तो आप इसमें जो है वो याद रखेंगे, सिर्फ योग्यता, इसमें अवधि, इसमें पुनर्समायोजन या डिलिमिटेशन, लोकसभा का संगठन, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, ऐसे याद रख लेंगे। अनुच्छेद 79, संसद 80, राज्यसभा 81, लोकसभा 82, पुनर्समायोजन 83, अवधि 84, योग्यता, ऐसे याद रख लेंगे। अब अगला देखते हैं अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में क्या क्या है, संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन की बात करता है। तो संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। तो विघटन की बात करता है 85। 86 क्या है, राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने का तथा संदेश देने का अधिकार। तो संसद में राष्ट्रपति का संबोधन, ब्रैकेट में लिख लेंगे, संदेश। संसद में राष्ट्रपति का संबोधन ऐसे याद रख लेंगे। अब अगला है 87, जिसमें क्या कहता है कि राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। यहाँ सिर्फ राष्ट्रपति का संबोधन या संदेश देना हो दोनों सदनों को। यहाँ है विशेष संबोधन, कोई महत्वपूर्ण विषय पर अगर चर्चा करनी हो तो उसको लेकर है। और आप जानते हैं कि 108 जो है अनुच्छेद, उसके द्वारा राष्ट्रपति जो है ज्वाइंट सेशन करता है दोनों सदनों को बुलाकर, तो अनुच्छेद 108 है। अब अगला है 89, जिसमें है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की बात करता है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, इसकी बात करता है कि राज्यसभा में एक सभापति और उपसभापति होंगे। जैसे कि हमने देखा था अनुच्छेद 64 में, जब उपराष्ट्रपति पढ़ रहे थे, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ये अनुच्छेद 64 कहता है। लेकिन संसद में जो बात है कि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होने चाहिए, इसकी बात करता है 89। अब अगला है 93, जिसमें है लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो ये हो गया 93। अब अगला है 98, संसद सचिवालय। संसद सचिवालय। संसद सचिवालय की बात किस में करता है, 98 में।
अगला सचिवालय मतलब हो गया कि हर मतलब लोकसभा राज्यसभा का एक सचिवालय होगा जहाँ की लोकसभा के रिकॉर्ड रखे जाएंगे और फिर राज्यसभा अपना राज्यसभा के रिकॉर्ड रखे जाएंगे और उसके जितने भी पदाधिकारी होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के अधीन काम करते हैं, ना कि कार्यपालिका के अधीन या फिर सुप्रीम कोर्ट के अधीन। उसके ऊपर वो किसी के अधीन नहीं करता है। वो लोकसभा में है तो लोकसभा के अधीन और राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सभापति के अधीन। 99 क्या कहता है? शपथ, मतलब संसद सदस्यों का शपथ। ब्रैकेट में संसद सदस्य लिख लेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ऐसे याद रखना, शपथ। अब अनुच्छेद 100 में क्या कहता है? दोनों सदनों में मतदान या फिर रिक्तियों या फिर कोरम पूर्ति के बिना भी सदनों का कार्य करने का अधिकार है। तो ऐसे लिख लेते हैं या फिर दोनों सदनों लिख लेते हैं। दोनों सदनों में मतदान दोनों सदनों में मतदान रिक्तियों दोनों सदनों में मतदान रिक्तियों और या कोरम, तथा लिख सकते, तथा कोरम पूर्ति के बिना भी संसद के कार्यों का संचालन करने का अधिकार है। कार्यों का संचालन का अधिकार। इसका मतलब होता है कि दोनों सदनों में अगर मतदान करने में या फिर रिक्ति हो या फिर कोरम पूरा नहीं हुआ हो, जैसे कि 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी होता है, तो ये सब नहीं भी हुआ तो संसद अपने कार्य का संचालन करेगी। इसका अधिकार अनुच्छेद 100 में कहा गया है। अनुच्छेद 106 में क्या है? सदस्यों का वेतन एवं भत्ता। यहाँ वेतन एवं भत्ता, चूँकि हम लोग संसद पढ़ रहे हैं तो वेतन भत्ता संसद के सदस्यों का ही यहाँ जिक्र कर रहे हैं हम। अब अनुच्छेद 110, इसमें क्या कहा गया? धन विधेयक। धन विधेयक की बात करता है ये। किसी किसी जगह धन की जगह मुद्रा शब्द का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मुद्रा विधेयक भी कह दिया जाता है। अब अनुच्छेद 112 में क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका बात किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको आमतौर पर हम बजट के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 120 क्या है? संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा। तो संसद की भाषा, ऐसे याद रख लेंगे आप। अनुच्छेद 122 क्या है? कहता है कि संसद की कार्यवाहियों के बारे में न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता है। तो संसद के कार्यवाही के बारे में न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता। मैं सरल शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। संसद की कार्यवाही अगर चल रही हो तो वहाँ किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, क्या उचित क्या अनुचित, इसके विषय में जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूछताछ नहीं कर सकती। अगला है अनुच्छेद 123, अध्यादेश की बात करता है। मतलब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो उस वक्त राष्ट्रपति अगर ज़रूरी समझे तो अध्यादेश के द्वारा कोई कानून को पारित करा सकता है। हालांकि जब संसद का सत्र शुरू होता है तो उस अध्यादेश को फिर 6 महीने के अंदर उसी प्रोसेस से फिर उसको पास कराना होता है, फिर वो कानून बनता है। लेकिन अध्यादेश का अगर पूछे तो 123। अब अगला देखेंगे हम उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को देखते हैं जिसमें अनुच्छेद 124 है।
जो कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या गठन की बात करता है। यहाँ एससी से मेरा तात्पर्य है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या गठन की बात करता है। अनुच्छेद 125 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है उसका जिक्र करता है। तो वेतन की बात करता है जो कि संचित निधि से दिया जाता है, जिसमें कि कोई सरकार उस पर हस्तक्षेप नहीं करती है। तो वेतन की बात 126 में क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। इसका क्या मतलब होता है कि अगर जो मुख्य न्यायाधीश जो हैं अगर वो अब्सेंट होते हैं तो उसके जगह पर कोई कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त राष्ट्रपति कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 127, जिसमें तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है, मतलब एडहॉक जज। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। क्या होता है तदर्थ न्यायाधीश? मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट में वहाँ के न्यायाधीश को, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उसको लगे कि कार्य संचालन में न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ रही है, यानी जजेस की संख्या कम पड़ रही है, तो वह राष्ट्रपति को कहेंगे। तो उसके मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को तत्काल रूप से काम करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं। तो उसी को कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश। अगला क्या है 129, जिसमें क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य, ये अभिलेख है। अभिलेख मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्णय एज ए रिकॉर्ड रखा जाएगा, ताकि वो किसी अन्य मामलों में उसका कोई न्यायालय उच्च न्यायालय उसका उदाहरण दे सके कि ऐसा इस मामले में ऐसा उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में कार्य करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये जो है 129 कहता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कार्य करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 129 क्या कहता है? 131, 29 तो देख लिए। 131 में है सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार। आरंभिक अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट की क्या होगी, इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 131 में कहा गया। अनुच्छेद 139 में सुप्रीम कोर्ट को कुछ मामलों में आरंभिक रीट जारी करने का अधिकार है, तो ये अनुच्छेद 139 कहता है। 141 में है सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित सभी कानून जो है अन्य न्यायालयों में भी लागू होगा, इसका जिक्र जो है 141 कहता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो कानून बना दिया वो अन्य न्यायालय को भी मानना होगा, ये बाध्यकारी नियम हैं। तो 141 में इसका जिक्र किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित सभी कानून अन्य न्यायालयों में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित सभी कानून अन्य न्यायालयों में लागू, ऐसे ही आप याद रख लेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे, इसकी शक्ति अनुच्छेद 43 में कहा गया। 143 में तो ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आपको तो याद भी हो गया होगा। तो राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम। न्यायालय के
नियम। ठीक है, तो इसको याद रखना है। स्थापना, वेतन, मुख्य न्यायाधीश यानी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, यहाँ तदर्थ न्यायाधीश, ऐसे याद रखना है। अभिलेख न्यायालय, उसके बाद मूल क्षेत्राधिकार, रीट, अन्य न्यायालयों में बाध्यकारी, ये याद रख लेना है। सुप्रीम कोर्ट का ये तो परामर्श वाला आप जानते ही हैं, न्यायालयों का नियम। अभी जो है वर्तमान में 51वां चीफ जस्टिस जो है वो संजीव खन्ना है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर सीटों की संख्या पूछे तो एक जो है मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 जो होते हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 34। न्यायाधीशों की कुल संख्या 34। तो आज के वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम राज्य सरकार के मुख्य अनुच्छेदों को देखेंगे, जिसमें कि राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, उच्च न्यायालय होगा, और इसी प्रकार उसको भी याद करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। ओके, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।